मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई जिसका नाम है रासायनिक ऊष्मागतिकी। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने जो है छोटी छोटी पॉइंट जो है हम लोग देखे थे। आगे जो है हम लोग उसी से संबंधित कुछ और बातें क्या करते हैं देखते हैं। इससे पहले वाला जैसे उसमें क्या था आपका एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है, संभवन ऊष्मा क्या है, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी क्या है, ऐसा छोटे छोटे हम लोग पॉइंट देखे थे, है ना, जिसको आपको प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसको पहले भी हेन्स के नियम को जो है बात किए थे जब बारहवें चक्र बात किए थे, तो ये फिर से एक बार आ रहा है और ये हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है। ठीक है, तो इसको हमको जानना है। तो एक वैज्ञानिक था GH, है ना, GH बोलते हैं, GH बोल सकते हैं, GH हेन्स। तो GH हेन्स नामक वैज्ञानिक ने सन बोल सकते हैं 1840 में जो है प्रयोग के आधार पर, है ना, किसके आधार पर, 40 में प्रयोग के आधार पर, है ना, प्रयोग के आधार पर जो रासायनिक हमारे क्या होते हैं, अभिक्रिया होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का संबंध के बारे में अध्ययन किया या ऊष्मा से रिलेटेड क्या किया, अध्ययन किया। तो हमारा GH जो क्या था, हेन्स नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने 1840 में प्रयोग के आधार पर जो भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का जो क्या है संबंध है ना, उस ऊष्मा के संबंध के बारे में अध्ययन किया। ऊष्मा, है ना, के या ऊष्मा का संबंध के बारे में अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम हेन्स का नियम कहते हैं, है ना, नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हेन्स का नियम कहते हैं, हेन्स का नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि हेन्स नाम का वैज्ञानिक था, है ना, जो सन 1840 में ये बताया अपने प्रयोग के आधार पर कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें वो जो ऊष्मा होता है उस ऊष्मा का उससे क्या संबंध होता है, ऐसा उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना क्या दिया, नियम दिया, जिस नियम को हम क्या बोलते हैं, हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये बोला जा सकता है, इस नियम के अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो इस नियम में ये कहा जाता है कि अभिक्रिया एक पद में हो या एक से अधिक पद में हो, उसमें उस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा हम ये बोल सकते हैं, यह नियम ये कहता है कि एक या एक से अधिक पदों में होने वाला जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें उत्सर्जित या अवशोषित जो भी ऊष्मा होता है उस ऊष्मा का मान हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। कहने का मतलब इनका ये था कि कोई भी अभिक्रिया चाहे एक पद में हो, मतलब मान लो एक अभिक्रिया है A और ये डायरेक्ट क्या बनाता है, आपका उत्पाद बनाता है और एक पद में कंप्लीट होता है, तो इसमें जितना ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका मान। और अगर यही अभिक्रिया को हम लोग पहले क्या करते हैं, A से पहले B की ओर ले जाते हैं और B से फिर किधर ले जाते हैं, C की ओर ले जाते हैं, फिर C से लेकर के उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कहने का मतलब A से उत्पाद बनाना था तो उसमें जितना ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, क्योंकि ये अभिक्रिया एक पद में उत्पन्न हो रहा है और जितना भी ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसका मान। और अगर इसी अभिक्रिया को कई पद में कराते हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद में कराते हैं, और उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसका अगर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, तो दोनों ऊष्मा का जो मान होता है वो क्या होता है, आपका समान ही होता है। चाहे प्रक्रिया एक पद में हो
चाहे एक से अधिक पद में हो, उस पर उत्पन्न होने वाला अभिक्रिया का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, समान ही होता है। चाहे एक ही बार में उतना ऊष्मा प्राप्त करो या उसी अभिक्रिया को 3 बार प्राप्त क्रिया करा के प्राप्त करो, दोनों ऊष्मा का जो मान होगा वो क्या होता है, आपका बराबर ही प्राप्त होता है। और ऐसा किनका कहना है, हमारा हेन्स के जो ऊष्मा संकलन नियम है उसके अंतर्गत इस प्रकार से क्या किया जाता है, बात किया जाता है कि अभिक्रिया चाहे कितने भी में पदों में हो, अभिक्रिया चाहे कितने भी पदों में पूर्ण हो, हमेशा उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है, समान होता है। तो हेन्स के नियम कौन सा लिख सकते हैं, अभिक्रिया है ना, कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पदों में कंप्लीट हो, चाहे कितने भी पदों में पूर्ण हो, हमेशा ऊर्जा परिवर्तन का मान है ना स्थिर रहता है। हमेशा ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है, समान होता है या स्थिर होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं कि कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में पूर्ण हो, हमेशा ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है, आपका समान होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेन्स का ऊर्जा या हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। इसे है ना ही क्या बोल सकते हैं, इसे ही हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं भाई, हेन्स का ऊष्मा संकलन का नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्रक्रिया या कोई रासायनिक अभिक्रिया चाहे कितने भी पदों में हो, कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में पूर्ण हो, हमेशा उसमें ऊर्जा परिवर्तन का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसे ही हम हेन्स का नियम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, है ना, क्या करते हैं हम लोग, उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कोई हमारा क्या है, अभिक्रिया है, माना कोई हमारा क्या है, एक वस्तु है, एक अभिकारक है, जो बी उत्पाद में क्या होता है, परिवर्तन होता है। माना है ना, माना एक अभिक्रिया, एक है ना, माना ए अभिकारक, माना ए अभिकारक है ना, बी उत्पाद में परिवर्तित होता है, बी उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो माना हमने क्या लिखा, माना ए अभिकारक बी उत्पाद में परिवर्तित होता है और यह प्रक्रिया एक पद में पूर्ण होता है, और यह प्रक्रिया एक पद में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है, एक पद में पूर्ण होता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान, एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा हमारा, डेल एच होगा। यदि यही अभिक्रिया यदि यह अभिक्रिया दो पद में पूर्ण होता है, यदि यह अभिक्रिया दो पद में पूर्ण होता है, दो पद में पूर्ण होता है, यह अभिक्रिया दो पद में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पहला पद माना अभिकारक ए है ना माध्यमिक उत्पाद सी में परिवर्तित होता है। माना अभिकारक ए माध्यमिक उत्पाद सी में परिवर्तित होता है, जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन
परिवर्तन परिवर्तन क्या होता है हमारा, जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल H1 होता है ना, होता है। और माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक है ना, यौगिक बोल सकते हैं ना इसको, हम इसको क्या बोलते हैं, माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक। तो माध्यमिक यौगिक है हमारा क्या होता है, जो C है, माध्यमिक यौगिक C है ना। आगे C B से क्रिया करके, B से क्रिया करके उत्पाद है ना B देता है, B देता है, उत्पाद क्या करता है हमारा, B देता है, उत्पाद B देता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है हमारा, डेल H2 होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा परिवर्तन होता है उसका कुल परिवर्तन देखा जाए, चाहे पद कितने भी परिवर्तन भागों में हो, तो कुल परिवर्तन, कुल एंथैल्पी परिवर्तन देखें, अगर क्या देखें, कुल एंथैल्पी परिवर्तन देखें, कुल एंथैल्पी परिवर्तन किसके बराबर होता है हमारा, डेल H बराबर क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आपका डेल H2 माइनस क्या होता है हमारा, डेल H1 के क्या होता है आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डेल H1 के बराबर होता है। तो ये आपका जो हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम यही कहता है कि प्रक्रिया चाहे एक पद में हो, जैसे हम लोग यहाँ पर एक प्रक्रिया देखें तो एक पद में पूर्ण हो रहा था, तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना था हमारा, डेल H था। वही अभिक्रिया क्या होता है अगर दो पद में होता है, मतलब पहले A जो है माध्यमिक यौगिक C बनाता है, फिर C माध्यमिक यौगिक क्या बनाता है, B उत्पाद का निर्माण करता है, तो दोनों में ऊर्जा परिवर्तन होता है डेल H और डेल H2, तो दोनों का मान भी कितने के बराबर होता है, डेल H के बराबर ही होता है। मतलब ऊर्जा परिवर्तन जो होता है हमेशा क्या होता है, समान ही होता है, चाहे एक पद में लो चाहे एक से अधिक पद में लो, हमेशा उसमें ऊर्जा जो भी उत्पन्न होता है अगर उसको काउंट करके अगर टोटल निकालें तो अंततः हमको उतना ही ऊर्जा मिलता है जितना उससे मिलना चाहिए, है ना। तो वही आपका क्या कहलाता है, हेंस का ऊष्मा संकलन का नियम कहलाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर एक स्थिति में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। जैसे ये हमारा क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कैसा होता है, ए होता है, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ये पहले किस में बदलता है हमारा, बी में बदलता है, तो इस दौरान क्या होता है हमारा एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है आपका, ये आपका डेल H1 होता है। फिर ये किस में बदलता है हमारा, सी में बदल जाता है भाई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया ए, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो वो हमारा बी से क्रिया करके उत्पाद बनाता है, सी का निर्माण करता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर हमारा परिवर्तन कितना हो जाता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हम जाएं तो ये हमारा क्या हो गया, डेल H1 हो गया। ये हमारे एक परिवर्तन को शो करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल H2 जो दूसरे परिवर्तन को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से पुनः ये जाता है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, आपका जो भी परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, डेल H के क्या होता है, बराबर होता है। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे दर्शा सकते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हमारा क्या हो गया ए। तो यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं, ये हो गया आपका ए। ये आपका क्या बनाता है, अगर डायरेक्ट क्या बनाता है, बी बनाता है, तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, डेल H होगा। लेकिन अगर ए पहले क्या बनाए, सी बनाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल H1 हो जाएगा। अगर क्या बनाए, ये सी बनाए, तो ये हमारा डायरेक्ट अगर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बी बनाता है, तो उस स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है हमारा, डेल H होता है। और ये अगर आगे जो है क्या करता है, पहले सी उत्पाद बनाता है, तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है, डेल H। और ये फिर पुनः क्या करता है, अगर जो है बी में उत्पाद में बदलता है, तो ये क्या होता है हमारा डेल H2 के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये डायरेक्ट अगर क्या बनाता है, बी बनाता है, तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है, डेल H होता है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया पहले ए से सी बने, फिर सी से क्या बने, बी बने, तो इन पे जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उनका भी योग किसके बराबर होता है, डेल H के क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके लिए उदाहरण भी क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है
क्या लिखा जा सकता है, उदाहरण। मेन तो उदाहरण ही है, तो उदाहरण हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आपका उदाहरण है। और यहाँ पर एक बताया गया है कि जैसे हम C+ क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, और इसको अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनता है, आपका CO2 बनता है। तो इसमें टोटल ऊर्जा की अगर हम बात करें, है ना, एंथैल्पी जो भी हमारा होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मान होता है वो -393.5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल, और ये क्या हो जाता है आपका F कर देते हैं, और एज, तो इसका मान कितना होता है हमारा 393.5 किलो जूल। ये हमारा क्या होता है, टोटल ऊर्जा मुक्त होता है। कितने पद में हो रहा है हमारा, एक पद में। कितने पद में, एक पद में पूर्ण हो रहा है। तो हमको कितना मिल रहा है, 393.5 किलो जूल पर मोल क्या हो रहा है, मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बनने पर। अगर यही प्रक्रिया कितने पद में हो, दो पद में हो, पहले क्या बनता हो, कार्बन, फिर हाफ O2 इक्वल टू ये बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, ये प्रथम पद हो गया। कौन सा पद, प्रथम पद हो गया। प्रथम पद में क्या होता है, कार्बन आता है, कार्बन आकर के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पहले पद में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो इस दौरान हमारा जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो होता है आपका -110 किलो जूल पर मोल। इतना ऊर्जा आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है हमारा, फिर से एक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो परिवर्तन होता है वो आपका कितना होता है, 283, है ना, दशमलव हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं। कितना भाई, 283 दशमलव कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, -283.5 लिख देते हैं, -200 कितना 83.5, और ये किलो जूल कितना होता है हमारा, पर मोल को शो करता है। अब ओवरऑल इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। ओवरऑल क्या करें, इसको जोड़ दें। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये आपका ये वाला कैंसल हो जाता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, C+, ये कितना हो जाता है, 2 2 कितना हो जाता है, एक एक करके कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये O2 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, CO2। और एंथैल्पी परिवर्तन दोनों का मान को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। किनको किनको, 110 और ये 283 दशमलव कितना हमारा 5 को जोड़ दिया जाए, तो इसका मान अंततः कितना होता है हमारा 393.5, 393.5, है ना, किलो जूल पर मोल ही क्या होता है आपका प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं, चाहे प्रक्रिया एक पद में हो, चाहे एक से अधिक पद में हो। देखो ये हमारा कितने पद में था, एक पद में, तो भी कितना ऊर्जा मिल रहा था हमारा, 393.5 किलो जूल ऊर्जा मिल रहा था। उसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, दो पद में करते हैं, तब भी हमारा मान उतना ही क्या होता है आपका प्राप्त होता है। और यही कौन बताया है हमारा, हेंस ने हमको बताया है कि भाई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में हो, हमेशा उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है आपका समान होता है। यही आपका क्या कहलाता है, हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहलाता है। तो ये नियम लिख करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं, उदाहरण क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या होता है। तो आप बताना, हेंस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1840 में अभिक्रिया का जो भी ऊष्मा होता है उस ऊष्मा के बारे में संबंध जो है बताया। ये सब जो है प्रयोग के आधार पर था। उसके आधार पर फिर उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, हेंस का क्या कहते हैं, उस स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया चाहे कितने भी पदों में पूर्ण हो, हमेशा उसमें ऊर्जा परिवर्तन का जो मान होता है क्या होता है, समान होता है। और उसको इस उदाहरण से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इतना ही है आपका हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। इसमें ये वाला नहीं लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख करके ये उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। आगे हमारा यहाँ पर दिया गया है वो है आपका हेंस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सत्यापन दिया गया है ना। तो हमारा क्या दिया, हेंस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सत्यापन। आपने यहाँ पर प्रथम जो नियम है, कौन सा नियम, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ना, ऊष्मा जो गतिकी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लिखना ज़्यादा नहीं है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, प्रथम जो हमारा क्या है नियम होता है, तो प्रथम नियम के अनुसार जो भी चक्री हमारा क्या होता है, आपका जो प्रक्रम होता है उसमें ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार
नियम के अनुसार चक्रीय यहाँ पर लिख सकते हैं चक्रीय प्रक्रम में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है आपका शून्य होता है। तो हम जानते हैं उष्मा जो हमारा गतिकी है उसका प्रथम नियम से हम लोग पढ़े हैं कि जो भी चक्रीय प्रक्रम होता है उस चक्रम में क्या होता है हमारा जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसका मान क्या होता है शून्य होता है। वजह ये होता है कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है उस चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है कोई भी अभिक्रिया अपने मूल अवस्था को पुनः क्या करता है प्राप्त कर लेता है और इस कारण से उसमें उष्मा या एंथैल्पी में जो परिवर्तन है क्या होता है शून्य माना जाता है। माना यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है, माना एक अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है, माना एक अभिक्रिया ए से कहाँ तक भाई जेड है ना, जेड तक कई पदों में क्या होता है पूर्ण होता है, कई पदों में क्या होता है पूर्ण होता है, कई पदों में पूर्ण होता है। तो उसमें है ना, तो उस दौरान लिख सकते हैं पूर्ण होता है। तो उस दौरान जो भी उत्पन्न या अवशोषित जो ऊष्मा का मार्जय होता है वो क्या होता है जूल में होता है। तो मान लो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं होता है। तो उस समय बोल सकते हैं उस समय जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है या ऊर्जा का जूल में परिवर्तन होता है वो निम्न प्रकार से होता है। तो उस समय है ना ऊर्जा परिवर्तन है ना निम्न प्रकार से होता है, जिसे हम जूल से दर्शाते हैं या जूल से प्रदर्शित करते हैं, जिसे जूल से दर्शाते हैं। तो माना यहाँ पर क्या करते हैं हमारा ये जो एक अभिक्रिया है ए से कहाँ तक जाता है हमारा जेड तक जाता है और ये जो अभिक्रिया होता है वो कई पदों में पूर्ण होता है। तो उस समय जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है वो निम्न प्रकार से परिवर्तन आपको दिखाई देता है, जिसमें हम लोग ऊर्जा को जूल से दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं ए से पहले कहाँ जाता है बी तक। तो यहाँ पर Q1 जो ऊर्जा होता है वो आपका क्या होता है उत्पन्न या परिवर्तन होता है। फिर बी से हम कहाँ जाते हैं सी की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है Q2 ऊष्मा, या इसी को आप क्या कर सकते हैं ये Q1 ऊष्मा ये Q2 ऊष्मा प्रदर्शित होता है। फिर सी से कहाँ जाते हैं डी तक। तो यहाँ पर हो जाता है आपका Q3। फिर डी से कहाँ जाते हैं हम लोग ई तक। इस प्रकार से क्या होता है आपका ये Q4। ऐसे जाते जाते ई से कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग जेड तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका ऊष्मा परिवर्तन होता है जो जूल के रूप में हम दर्शाते हैं तो कई परिवर्तन होता है। अंततः जब हम इसका क्या करते हैं इन सब का मान ज्ञात करते हैं तो ये भी ऊष्मा परिवर्तन आपको एक से अधिक पदों में दिख रहा है वो किसके बराबर होता है टोटल ऊष्मा Q के क्या होता है बराबर होता है, जिसको हम लोग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के रूप में क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। मतलब इससे भी प्रूफ होता है कि प्रक्रिया चाहे कितने भी पदों में पूर्ण हो हमेशा उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है आपका स्थिर होता है या बताता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें हमारा क्या होता है हमारा जो प्रक्रिया होता है वो जो है क्या होता है आपका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा क्या हुआ है मान मिला है तो यहाँ पर क्या होता है यदि प्रक्रिया एक से अधिक पद में पूर्ण होता है तो उसमें जो भी आपका ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है आपका Q2 को प्रदर्शित करता है जो कि ज़्यादा होता है ना कितना Q1 से। और अगर एक पद में पूर्ण होता है तो क्या होता है Q के बराबर होता है। तो अंततः चक्रीय प्रक्रम के अनुसार या ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार ऊष्मा गतिकी के है ना प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होता है आपका Q ये जो होता है 2 माइनस क्या होता है Q1
बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ पर आप Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं Q1। तो इस स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी अभिक्रिया क्या होता है, चाहे कितने भी पद में क्या होता है, पूर्ण होता है, हमेशा उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो मेन तो आपका क्या होता है, हेंस का नियम होता है, जिसको आपको ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। चलिए हम चलते हैं आगे। हेंस के नियम के क्या है, अनुप्रयोग देखना है हमको कि हेंस के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, उसको हमको क्या करना है, जानना है। तो हेंस के वैसे जो है नियम के अनुप्रयोग तब की स्थिति में क्या किया जाता है, उपयोग लाया जाता है, जब कोई प्रक्रिया जो होता है वो प्रयोगात्मक तथ्य के आधार पर जो है उसको निकाला नहीं जा सकता है। तब की स्थिति में हेंस के नियम का हम क्या करते हैं, अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर कुछ हेंस के नियम के क्या दिए गए हैं, अनुप्रयोग दिए गए हैं, जिसको हमको देखना है। तो यहाँ पर हेंस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग दिया है। पहला है हमारा संभवन की एंथैल्पी का निर्धारण यहाँ पर दिया गया है। वैसे अगर हम कुछ यौगिक की बात करें, जैसे आपका मेथेन हो गया, आपका एथेन हो गया, ये कुछ यौगिक है, उनका डायरेक्ट जो है संभवन एंथैल्पी निर्धारित करना पॉसिबल नहीं होता है। डायरेक्ट उसका हम संभवना इस पर निकाले, ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए इनका जो भी संभवन ऊष्मा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो क्या होता है, आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है, उन ऊर्जाओं को पहले गणना कर लेते हैं और उन ऊर्जाओं को बाद में क्या करते हैं, जब घटा देते हैं तो उनका मान क्या हो जाता है, आपको फिर प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन गैस है और ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो जब कार्बन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उस दौरान आपका ये -393 किलो जूल पर मोल क्या होता है, आपका ऊष्मा निकलता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाते हैं तो आपको -283.0 किलो जूल क्या करता है, आपका ऊष्मा निकलता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, उस स्थिति में देखा जाए, अगर मान लो कार्बन सॉलिड को जलाया जाए तो कितने ऊष्मा क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण होता है, उनके मान को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अंततः उसका मान क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर आपको जो है -110.5 किलो जूल क्या होता है, आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसको निकाला जाता है। इसमें जो मान दिया रहता है उन मानों को आपको पहले निकालना रहता है और उसके बाद फिर उनमें से जो भी है पहले मान को दूसरा मान से घटा करके अंततः हम क्या कर लेते हैं, मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा भी उसी टाइप का है हमारा, अपरूपों की क्या होता है, संक्रमण है ना, की एंथैल्पी की गणना जो होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपका हीरा को जब जलाते हैं तो ये -393 किलो जूल क्या करता है, उत्पन्न करता है। और ग्रेफाइट को जब क्या करते हैं, जलाते हैं तो उस स्थिति में कितना होता है, आपका -95.4 किलो जूल उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हीरा से उत्पन्न जो ऊष्मा होता है और ग्रेफाइट से जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसको हम लोग घटा देते हैं। अंततः यहाँ पर जो भी एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यही अपरूपों के संक्रमण की एंथैल्पी की गणना कहा जाता है या कर सकते हैं। ठीक है। विलायकन एंथैल्पी क्या होता है भाई, विलायकन एंथैल्पी मतलब जानते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक मोल जो भी क्या होता है, हमारा पदार्थ होता है, उस पदार्थों को अगर हम किसी विलायक में क्या करते हैं, घोल देते हैं तो उस दौरान जो भी ऊर्जा क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका विलायकन की एंथैल्पी कहलाता है। तो लिख सकते हैं किसी विलेय पदार्थ के एक मोल को किसी विलायक में घोलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन होने वाला कौन सा परिवर्तन भाई, एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका विलायकन एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा विलायकन एंथैल्पी कहलाता है। परिवर्तन विलायकन एंथैल्पी कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है।
तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं। यदि 1 मोल क्या है, कोई विलेय पदार्थ है और उसको विलायक में घोल देते हैं तो उससे जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो विलायक एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है ना। जैसे हम लोग शक्कर को पानी में घोल दिए तो उसमें जो भी परिवर्तन दिखने को मिलेगा वही विलायकन एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं। और एक चौथा नंबर है जल योजन की एंथैल्पी। तो ये भी वैसा है कि अगर कोई पदार्थ को जल में घोला जाता है और वह पदार्थ अगर उस जल के अणु के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसमें जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम लोग जल योजन एंथैल्पी कहते हैं। किसी पदार्थ के है ना जल के साथ संयोजन, जल के साथ क्या करने से, संयोजन, जल के साथ संयोजन है ना होने से या होने के फलस्वरूप उत्पन्न है ना उष्मा या अवशोषित उष्मा की मात्रा क्या कहलाता है, हमारा जल योजन एंथैल्पी कहलाता है। जल योजन एंथैल्पी कहते हैं, जल योजन एंथैल्पी कहते हैं, योजन एंथैल्पी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है जब वो पानी के साथ मिलाते हैं और पानी के साथ संयोजन कर लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो उस दौरान जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, जल योजन की एंथैल्पी कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम उदाहरण लिखें तो यहाँ पर उदाहरण क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कौन सा उदाहरण भाई, तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट लेते हैं। कौन सा सल्फेट, हमारा जिंक सल्फेट, ZnSO4 लेते हैं। और जिंक सल्फेट को अगर हम क्या कर देते हैं, पानी में क्या कर देते हैं, इसमें से मिला देते हैं। ये जो जिंक सल्फेट होता है, ये जिंक सल्फेट पानी के साथ क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो इस दौरान जो भी ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है, जल योजन की एंथैल्पी कहलाता है। तो इस प्रकार से 3-4 आपका जो क्या है अनुप्रयोग है वो किसके अंतर्गत लिखा जा सकता है, आपका लिखा जा सकता है किसके अंतर्गत भाई, जो है हेंस का जो क्या होता है हमारा नियम है उनके अनुप्रयोग के अंतर्गत लिखा जा सकता है। तो फिलहाल ये वाला जो क्लास है वो हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है आगे का जो टॉपिक है वो करने वाले हैं।